Hello everyone, welcome to my YouTube channel AS Classes. So as we were continuing with our polity lectures, आज हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिटीजनशिप नागरिकता पढ़ाई, उसके कुछ MCQs डिस्कस किए। आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार अपने भारतीय संविधान के हम उन्हें आज डिस्कस करेंगे। ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ पढ़ने में आपको बहुत मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली होते क्या हैं इनकी ज़रूरत क्यों है, ये क्या है। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली किसी भी एक इंसान को उसके जीवन जीने के लिए कुछ ज़रूरी राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं, विशेष अधिकार हैं, जिन्हें ना कि हम आम इंसान छीन सकते हैं और ना ही सरकार छीन सकती है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एक तरीके के एक विशेष अधिकार हैं। ठीक है, इन्हें संविधान में हमने मेंशन किया है पार्ट 3 में, पार्ट 3 में मेंशन करते हैं। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसको हमने यूएसए के संविधान से कॉपी किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि पार्ट 3 में ये कौन कौन से आर्टिकल्स कवर करते हैं। तो पार्ट 3 में हमने लास्ट लेक्चर में सिटीजनशिप में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ा था, वो बात करते हैं सिटीजनशिप की। अब 11 के आगे बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक यहाँ पर बात होती है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार की। सोर्स मैंने आपको बता ही दिया कि हमने ये फंडामेंटल राइट्स लिए किधर से हैं, तो इनका जो सोर्स है वो है यूएसए। ठीक है, तो जब संविधान बना था तो 7 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास थे। कॉन्स्टिट्यूशन का जब फ्रेमिंग हुई थी तो 7 राइट्स हमें मिले थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी एक ऐसा राइट था जिसे रिपील कर दिया गया था थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब इसको हटाकर कहाँ रखा गया, तो इसको हटाकर रखा गया 7th फंडामेंटल जो राइट है उसे उठाकर रखा गया है आर्टिकल 300A में, और उसका पार्ट है पार्ट 12। तो अभी आपने क्या समझा कि फंडामेंटल राइट्स है उनको पार्ट 3 में रखा है, और आर्टिकल्स हैं आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35, इनका सोर्स यूएसए है। जब संविधान बना था तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आज के समय पर हमारे पास सिर्फ 6 ही हैं, और वो जो एक माइनस हुआ है उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटा दिया गया है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं हम कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला फंडामेंटल राइट कौन सा है। हमने देखा कि हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे और आज की डेट पर हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट आता है वो है अपना राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी वो आता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। दूसरा देखते हैं हम लोग राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आता है फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। ठीक है, फिर देखते हैं हम थर्ड, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के आर्टिकल है आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, आगे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इधर आता है फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। उसके बाद जो छठवां आर्टिकल था पहले, अब नहीं है, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। इसको हटा दिया गया है।
मैंने आपको बताया ये हटाया किससे गया है, फ्रॉम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, और इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया गया है, इसको शिफ्ट कर दिया गया है आर्टिकल 300A जो कि है पार्ट 12 में। ये है 6। अब बात करते हैं 7वें की। तो 7वां जो फंडामेंटल राइट है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लेता है इसको, कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर प्रियम्बल में बताया था कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि प्रियम्बल को कहते हैं। यहाँ पे देखिए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आर्टिकल, ये आता है 32 में। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, तो ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा था नन अदर देन आवर BR अम्बेडकर। तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको किसने कहा था, BR अम्बेडकर ने कहा था। तो ये है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। हमने 6वां भी देखा, 7वां भी देखा कि 6वां जो हट चुका है, अब ये है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, और 7वां अपना ये है। और चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें बता रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का एनश्राइन्स फंडामेंटल राइट्स फॉर इट्स सिटीजंस इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज राइट्स रिफर्ड टू एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया आर कैटेगराइज्ड इनटू 6 कैटेगरीज: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बात आप याद रखिएगा कि इनको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। एक्चुअली ये वर्ड यहाँ का नहीं है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, उधर इस्तेमाल हुआ था, तो इसे भी हम इधर इस अपने लिए इधर यूज करने लग गए हैं। ठीक है, ये देखिए ये पूरे फंडामेंटल राइट्स जो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि राइट टू इक्वालिटी, इसका आर्टिकल देख लीजिए, तो आपको एक प्रॉपर एक चार्ट में पूरा मिल गया है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़िएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। तो आपने देख लिए 6 फंडामेंटल राइट्स। अब इसके बाद हम कुछ फीचर्स और डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स के, कि फंडामेंटल राइट्स को कैसे क्या है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली हैं क्या, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स को हम लोग कहते हैं कि दे आर जस्टिशिएबल। इसका मतलब क्या होता है, दे आर जस्टिशिएबल? इसका मतलब होता है कि अगर इनका हनन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो अ पर्सन कैन मूव टू कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट एंड वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। दूसरा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो चाहे, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाते हैं, कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट डिफेंड करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब कि यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द वायलेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आगे चल के हम आर्टिकल पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किसके तहत और हाई कोर्ट किसके तहत ये काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग आर्टिकल है और हाई कोर्ट के लिए अलग आर्टिकल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, लेकिन क्वालिफाइड होते हैं। मतलब राइट्स होते हैं लेकिन इसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं हिंदी में कि युक्त युक्त प्रतिबंधन, मतलब कुछ ना कुछ उसमें आपको एक अपवाद मिल जाता है। राइट्स तो है मगर कुछ ना कुछ कहीं ऐसा वुमेन्स के लिए या फिर किसी स्पेशली मतलब SC ST OBC वर्ग के लिए उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ लग जाता है कि भाई इनके लिए ये इधर छूट मिल जाएगी, इसलिए इनको कहते हैं ये एब्सोल्यूट तो है बट ये क्वालिफाइड नहीं है, कहीं राइट्स विथ रिस्ट्रिक्शंस हैं ये। ठीक है, फिर बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग संशोधन कर सकते हैं, संशोधन इसमें किया जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सैक्रोसेंट हैं। एक वर्ड यूज किया जाता है सैक्रोसेंट, इसका मतलब क्या होता है कि ये परमानेंट नहीं है, दे आर नॉट सैक्रोसेंट, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो इसमें अमेंडमेंट करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, जैसा कि आपने अभी लास्ट में देखा कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो अमेंड तो करती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो अमेंड नहीं कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर वही होना चाहिए और अमेंडमेंट्स इसमें पॉसिबल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे हम बात करते हैं, इधर हमने आर्टिकल्स देखे हैं ये फंडामेंटल राइट्स के, इसमें आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, इन दोनों को हम किसी भी केस में सस्पेंड नहीं कर सकते, इनको सस्पेंड करने का अधिकार हमारे पास नहीं है।
ठीक है, फिर हमने आर्टिकल्स पढ़े कि हमने देखा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ये इन आर्टिकल्स में से कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो अपने इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को प्लस जो विदेशी हैं मतलब एलियंस उनको भी मिले हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं अपने इंडिया के और फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास हैं, ना कि एलियंस के पास हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी कि एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं, इनका क्या कैसी चीज़ें इनके साथ हम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक। तो अब देखते हैं हम लोग फ्रॉम आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 12 एक्चुअली बात करता है, आर्टिकल 12 बताता है आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में। आर्टिकल 12 आपका है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट मतलब कि इसमें इंक्लूड करता है आपका गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट भी इंक्लूड करता है, मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों। उसके बाद इसमें लोकल गवर्नमेंट भी आती है। लोकल गवर्नमेंट में क्या आता है, जैसे आपका म्यूनिसिपैलिटी हो गया, पंचायत बोर्ड हो गया, ठीक है ना, और सारी अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं, जैसे आपका LIC हो गया, NTPC हो गया, सेल हो गया, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बात करता है, आर्टिकल 13 बोलता है कि जो सारे लॉज हैं विच आर इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अगर वो लॉ ऐसे हैं कि फंडामेंटल राइट्स का उधर हनन हो रहा है तो उनको हम लोग नल और वॉइड डिक्लेयर करेंगे। किसके क्या है, इसको कहते क्या, एक्चुअली ये पावर कहलाती है जुडिशियल रिव्यू की। और ये जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और हाई कोर्ट को, कि दोनों ये काम कर सकते हैं, नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर किस आर्टिकल के तहत दी गई है, आर्टिकल 32 के तहत दी गई है, और हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है आर्टिकल 2 to 6 के तहत। तो ये थे आर्टिकल 12 और 13। ये कोई इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, ये जनरली मतलब इतना कुछ पूछे नहीं जाते जनरली, बस आप एक बार इसको याद रखिएगा। कभी कभी ये आर्टिकल 13 ये पूछ लेता है, ये मेन चीज़ है, ये पूछता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 14 की। राइट टू, आर्टिकल 14 से 18 तक हम लोग बात करेंगे, जो कि आता है राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत। राइट टू इक्वालिटी इधर बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल, हम सारे लोग इक्वल हैं किसके सामने, कानून के सामने। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 14। अब इधर दो वर्ड्स दिए गए हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक्चुअली ये दो अलग वर्ड्स हैं। एक्चुअली इसको ज़्यादा डीप में पढ़ाना ये थोड़ा UPSC लेवल का हो जाएगा। हम यहाँ पे एक वनडे एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं, तो हम इतना इसको डीप में नहीं जाएंगे। बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि ये कानून के सामने हमें एक समानता का अधिकार देने की बात करता है। ठीक है, क्योंकि हम बढ़ेंगे तो फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर अपन को जो चीज़ें कवर करनी है पूरी कवर नहीं हो पाएंगी। तो हम आगे देखते हैं। बस हमने ये देख लिया कि आर्टिकल 14 बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर देखते हैं हम आर्टिकल 15 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा अगेंस्ट किसी भी सिटीजन की, और किस ग्राउंड्स पे, कि वो किस धर्म का है, किस जात का है, उसका रंग रूप, उसका बर्थ, उसका लिंग, इन सारी चीज़ों पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात करता है आर्टिकल नंबर 15। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जो स्टेट को परमिट किया गया एनी स्पेशल प्रोविजन अगर वुमेन्स के लिए, चाइल्ड के लिए है तो वो एक अलग बात है। जैसे रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन्स को म्यूनिसिपैलिटी में, ठीक है, तो वो एक स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो उनमें युक्त युक्त प्रतिबंधन है ना, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। तो यही वाली बात है।
तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 15। फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 की। आर्टिकल नंबर 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ बात करता है, उधर क्या बोला था, 15 में बोला था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में, इधर बात करता है पर्टिकुलरली तुम्हारे किसकी, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो आप लोग याद रखना कि 16 जो आर्टिकल है वो इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, मतलब किसी भी सिटीजन को। यहाँ पे भी वही बात है कि अगर आप किस जात के हो, किस धर्म के हो, इसके मुताबिक आपको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलना चाहिए कि आप भाई इस धर्म के हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, है ना। आपका कलर आपका कलर वो नहीं है जो भाई हमें चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। ये नहीं कहेंगे कि आप भाई इस स्कूल में जन्म लिए हो तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात की गई है किसमें, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें भी युक्त युक्त प्रतिबंधन है कि स्टेट रिजर्वेशन देता है भाई बैकवर्ड क्लासेस को, तो उसको हम लोग एक वो नहीं मानेंगे कि इसका वो हनन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह ही कई एक्सेप्शंस आते हैं, वुमेन्स के केस में, आपकी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके केस में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 17 की। ये आर्टिकल बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है डायरेक्टली कि अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। अनटचेबिलिटी आज के ज़माने में तो उतना नहीं, पहले के लोगों को अनटचेबिलिटी, छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, आज भी है कहीं कहीं किन किन इलाकों में, किसी पिछड़े इलाकों में, लेकिन आज ये इतनी नहीं है। और इसको आर्टिकल 17 में पूरी जगह दी गई है। इसका प्रॉपर ऑफेंस एक्ट बना था, है ना। पहले ये अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, फिर आगे चल के इसको रिनेम किया गया 1976 में, इसको फिर हम सिविल राइट एक्ट 1955 कहते हैं, तो इसका एक अलग आर्टिकल पढ़ते हैं हम। फिर है आपका आर्टिकल नंबर 18 जो कि बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में आप ये मत समझिएगा कि आपके टाइटल्स में आपका ये भी आते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, तो ये सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है इन चीज़ को कि इन अवार्ड्स को हम लोग टाइटल्स नहीं समझेंगे, तो ये आपको मिल सकता है। लेकिन टाइटल्स में आप अपने नाम के सामने ऐसे महाराजा लगा दिया, बहादुर लगा दिया, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड इन आवर फंडामेंटल राइट्स। ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि किसी को भी ऐसे टाइटल, पहले के ज़माने में ये टाइटल्स मिलते थे, लेकिन अब ये टाइटल्स भले वो फॉरेनर है भले वो इंडियन है, ये टाइटल्स हम किसी को नहीं दे सकते एक्सेप्ट एकेडमिक या फिर मिलिट्री में, उधर टाइटल्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ही कि हर जगह कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस है, सब में ही एक्सेप्शंस है, कुछ ना कुछ। तो इधर भी है कि आप मिलिट्री में एकेडमिक्स में हो तो आपको उधर टाइटल्स मिल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को महाराजा धीराज या फिर किसी की उपाधि नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं, खुद को भी नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, ये थे हमारे राइट टू इक्वालिटी। आगे बात करते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 19 की। आर्टिकल नंबर इधर हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक। सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 बोलता है कि ये प्रोटेक्शन देता है ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम होता है ये, तो फ्रीडम के रिगार्डिंग इसमें इसके अंतर्गत 6 राइट्स आते हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसको एक्चुअली देखिए आप ऐसे ऐसे ट्रिक से थोड़ा सा मैं उसको फील करिएगा, मैं उसको बोलती हूँ कि आप अगर इंडिया में रह रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या अधिकार, भाई बच्चा भी छोटा भी पैदा तो सबसे पहले उसके मुंह से आवाज निकलती है, सबसे पहले हमें क्या अधिकार है कि हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहला आप यही देखो कि आपको है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोल सकते हो, ठीक है। अब बोल रहे हो तो अब एक काम करो, अब मतलब असेंबल हो जाओ लोगों के साथ। अब बोलने लगोगे तो धीरे धीरे लोग आपको घेरते हैं, लोग आपके साथ आते हैं विदाउट आर्म्स, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप असेंबल पीसफुली हो जाओ विदाउट एनी हथियार्स, है ना, यही बोलेंगे। अब जब आप लोगों के साथ असेंबल होना चालू कर दिए, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो लोगों उसका फ्रेंड सर्कल बनता है, ठीक है ना। अब फ्रेंड सर्कल बना, असेंबल होने लग गया, उसके बाद क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे अब एसोसिएशंस बना रहे हैं, यूनियंस बना रहे हैं। आप देखते हो कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में वोटिंग होती है, कुछ होती है, तो वो एक एसोसिएशन बनने लग गया। तो थोड़ा सा बच्चा और बड़ा हो गया, तो पहले उसने बात करी, फिर लोगों का ग्रुप बनाया, असेंबल हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, उसने एसोसिएशंस बनाने चालू कर दिए। एसोसिएशंस बनाए भाई, अब उसको, अब आप यही एग्जांपल लेके चलना कि अब वो चुनाव लड़ने वाला है भाई, उसने यूनियंस बना लिए हैं, अब आगे क्या करेगा वो, अब वो चुनाव का प्रचार प्रसार करने जाएगा भाई, तो ही कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी जा सकता है भाई, कहीं भी उसको पूरा अधिकार है इस चीज का। अब कहीं पे जा रहा है, अब भाई कहीं पे चला गया, उसने प्रचार प्रसार किया, अब उसको घर आने में लेट हो गया, तो भाई अब ये अधिकार तो होगा ना उसके पास कि वो कहीं पे रुक जाए, तो बस नेक्स्ट अधिकार अपना यही है कि वो कहीं पे भी रिसाइड कर सकता है, सेटल कर सकता है किसी भी पार्ट में इंडिया के, तो आपका नेक्स्ट जो है वो ये अधिकार हो गया।
फिर आपका एक अधिकार, छठवां अधिकार एक्चुअली प्रॉपर्टी से रिलेटेड था तो उसको हटा दिया गया है। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है कि आप जब कहीं भी जाके सेटल हो गए तो आपके पास ये भी अधिकार है कि आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर किसी भी ऑक्यूपेशन के कोई भी बिजनेस कुछ भी कर सकते हो। मान लो कि आप चुनाव लड़ रहे थे, आप यहाँ वहाँ गए, सब किया आपने, लास्ट में सब हार गए, तो आपके पास ये राइट भी है कि आप कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हो, अपनी रोजी रोटी चला सकते हो। तो ये बहुत ईजिली आपको समझ में आया होगा, आप उस चीज़ को फील करिएगा, दोबारा एक बार पीछे करके वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये आर्टिकल समझ में आएगा। एक्चुअली ये पूछ लेता है कि ये ए बी सी डी ये कौन से में कहाँ कौन सा आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है आर्टिकल नंबर 20 की बात करते हैं। अब आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसमें एक्चुअली 3 प्रोविजंस आते हैं। पहला आता है आपका नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा आता है नो डबल जियोपार्टी और तीसरा आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें क्या बोलता है कि पहला वाला जो आपको बोला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्चुअली ये बोलता है कि कानून के उल्लंघन के अलावा आप किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को किसी भी अपराध के लिए कन्विक्ट नहीं ठहरा सकते हो। अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है तभी आप उसको कुछ गलत, उसको सजा दे सकते हो, उसको बोल सकते हो कि आप दोषी हो, वरना नहीं बोल सकते। ये बोलता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा क्या है? दूसरा है अपना नो डबल जियोपार्टी। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन को हम लोग एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं कर सकते हैं, है ना। नो पर्सन शैल बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस। एक कोई सजा कर रहे हो उसके लिए तुम्हें एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता। तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी आरोप को, कोई भी जो आरोपी है, कोई भी जिसने किया है कुछ भी, विक्टिम है जो, उसके खिलाफ गवाही देने के लिए उसको आप खुद से मजबूर नहीं कर सकते। कि नो पर्सन शैल अक्यूज्ड बाय एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो ये मुझे नहीं बोला जाएगा कि भाई तुम अपने खिलाफ ही गवाही दो। तो ऐसा भी चीज़ है। तो ये आर्टिकल 20 के तहत आता है। फिर बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यही वो अधिकार है जिसको हम लोग नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है ना, इसको हम लोग सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, और 21 को, 20 और 21 को हम लोग सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 21 यही हो गया और 20 ये हो गया। ये दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है अलग से कि कौन कौन से वो 2 आर्टिकल हैं जिनको हम लोग नहीं कर सकते हैं सस्पेंड। ठीक है, फिर आता है राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन जो है ये ऐड किया गया है। किससे ऐड किया गया है? तो ये ऐड किया गया है फ्रॉम 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। राइट टू एजुकेशन जो है ये आता है आर्टिकल 21A के तहत। 21A के तहत आता है। इसमें क्या बोलता है कि स्टेट को प्रोवाइड करना चाहिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना इज इम्पॉर्टेंट। और पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया था राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि है आपका RTE एक्ट, जो कि आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था थ्रू 1 अप्रैल 2010। 2009 में एक्ट आया था और 2010 से ये इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 22 की। आर्टिकल नंबर 22 जो कि राइट टू फ्रीडम का लास्ट आर्टिकल है, ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये डिटेंशन, इसमें क्या होता है कि 2 आते हैं, एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है कि हम किसी भी पर्सन को पनिश करते हैं फॉर एन ऑफेंस क्रिएटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट। हमने किसी भी कैदी को पकड़ा, हम उसको जेल में ले गए, फिर उसके बाद उसमें कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई, उसके बाद हम उसके साथ दूसरा काम। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि कोई दोषी है, भाई हमें कुछ काम करना है, मान लो कि हमें कहीं चुनाव ऑर्गेनाइज कराने हैं, कोई दोषी है, कोई मतलब एक जाना माना एक दोषी है, ठीक है ना। अब भाई हमें ऐसा लगता है कि हम पब्लिक सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें देखते हुए हमने क्या किया कि विदाउट ट्रायल, है ना, विदाउट ट्रायल हम उसे ले गए और अपने पास जेल में मतलब बंद कर लिया पुलिस ने। क्यों? ताकि
अगर ऐसा कुछ हो ना, मतलब वहाँ पे सिचुएशंस नॉर्मल करने के लिए, तो ये कहलाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब बचने के लिए। इट इज़ टू प्रिवेंट द ऑफेंस, जो कि अगर फ्यूचर में कहीं कमिट ना हो जाए। प्यूनिटिव डिटेंशन में तो होता है नॉर्मली आप ले जाओ कोर्ट में, उस पर सुनवाई होगी, उसके बाद ही आपको उसे जेल में रख सकते हो। इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन फिर इतना डीप में अपन को नहीं जाना, अपन को तो बस ये देख लिया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और ये बात करता है फ्रॉम आर्टिकल 23 और 24। मतलब दो ही आर्टिकल है इसमें, ये हो गया 23 और ये हो गया 24। बहुत ईजी है। 23 क्या बोलता है? एक्चुअली बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। इन लोगों को इंसान बनाकर बेचते हैं, आजकल ये हैवानियत बहुत बढ़ चुकी है। तो ये एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स में ये प्रॉपर मेंशन है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और फोर्स्ड लेबर मतलब कि किसी भी इंसान को आप जबरदस्ती काम करा रहे हो और उसको पेमेंट भी नहीं दे रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट लीगल हियर। तो आर्टिकल 23 के तहत यही चीज बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। फिर बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डियस जॉब्स, कि जो जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। फिर है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हम देखेंगे आर्टिकल 25 सबसे पहले। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। हमारे यहाँ इंडिया में हमें ये अधिकार है कंसाइंस का, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। कंसाइंस क्या बोलता है? कंसाइंस का मतलब होता है इनर फ्रीडम। इनर फ्रीडम मतलब कि इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो मतलब अपने हिसाब से अपने गॉड को मान सकता है। ये तुम जिस धर्म के हो तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम अपने हिसाब से अपने भगवान को मानो। ठीक है। दूसरा है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब होता है कि डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजन, बिलीफ एंड फेथ फ्रीली। इसका मतलब क्या है कि अपना धर्म, अपना तुम्हें जिस धर्म पे बिलीव है, तुम्हें जिसमें आस्था है, तुम उसको अपने रिलीजन को डिक्लेयर कर सकते हो कि भाई हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। इसका डिक्लेरेशन आप फ्रीली कर सकते हो। ठीक है। फिर है प्रैक्टिस, मतलब अपने आप जो पूजा पाठ करते हैं, भाई हिंदू पूजा कर सकते हैं, मुस्लिम है अपना जो वो उनकी पूजा पाठ होता है वो अपना कर सकते हैं, जो सिख हैं वो अपना काम करते हैं। मतलब सबको अपने अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का पूरा राइट है। ठीक है। फिर है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिट कर सकते हैं वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स। हम अपने जिस धर्म का अपनी बातें दूसरे धर्म को बता सकते हैं। ऐसा इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई आप इस धर्म के हो तो उस धर्म को नहीं बता सकते अपनी बातें, या फिर वो धर्म वाले आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल बताएंगे, हम सुनेंगे। तो ये पूरे राइट्स हमारे इधर हैं। फिर बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 बोलता है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसका मतलब क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसका मतलब है कि राइट टू मैनेज अफेयर्स ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब हम लोग के पास राइट है कि हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। मंदिर बनते हैं, मस्जिद बनती हैं, चर्च बनते हैं, ठीक है, गुरुद्वारे हैं। तो हमारे पास ये राइट, हमारे पास ये फ्रीडम है भाई। आर्टिकल 26 के तहत हमारे पास ये राइट है कि इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। फिर बात करते हैं आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 बोलता है कि फ्रीडम टू पे टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जाएगा कि टू पे टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो फ्रीडम नॉट टू पे टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है। आर्टिकल 28 की बात करते हैं। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? आर्टिकल 28 बोलता है कि फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन।
कोई मतलब ये कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में which are completely मेंटेन्ड बाय द स्टेट फंड के द्वारा अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन चल रहा है तो वहाँ पे मतलब रिलीजियस टीचिंग्स को फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। भाई आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते धर्म के नाम पे कि भाई इस धर्म में तो जिसका जो इच्छा है वो करेगा। आप किसी को फोर्सफुली किसी काम को करने के लिए नहीं बोल सकते हो, और धर्म को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फैलाने की भी आपको अनुमति नहीं है अगर वो स्टेट फंड के द्वारा मैनेज किया जा रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ठीक है, आर्टिकल 29 क्या बोलता है? आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के बारे में इधर बात की गई है। 29 बोलता है कि ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, उनके पास एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है, उनकी अलग लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, उनका एक अलग कल्चर होता है, ऑफ देयर ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व। माइनॉरिटीज को भी पूरा राइट्स है, जैसे जैन माइनॉरिटीज में आते हैं, उनको पूरा राइट है अपने कल्चर को अपना प्रॉपर वो फॉलो करें, सब कुछ करें, उनकी लैंग्वेज उनकी स्क्रिप्ट सारी चीज़ों में किसी तरीके का कोई उनको प्रतिबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये आर्टिकल जो है ये बात करता है मेजॉरिटीज़ की भी और माइनॉरिटीज़ की भी। इधर किसी को किसी तरीके का किसी तरीके में मतलब प्रतिबंध नहीं है, आप अपनी सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करो बाकायदे। और जो माइनॉरिटीज़ होते हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, आप माइनॉरिटी मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि बोली के आधार पर धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अलग से डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 30 देखते हैं। आर्टिकल 30 बात करता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये राइट जो है ओनली एप्लीकेबल होता है माइनॉरिटीज के लिए। इस राइट में हमने देखा कि ये किसके लिए एप्लीकेबल होता था, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल था। ये जो है माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों के लिए है, नहीं ये जो था ये मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों के लिए था, और ये वाला सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। ठीक है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ माइनॉरिटीज़ को, और ये कहता है कि सारे माइनॉरिटी हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने चॉइस का कर सकते हैं, ये माइनॉरिटीज़ का राइट्स है, मेजॉरिटी के लिए ये राइट नहीं है। ये हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा है, आर्टिकल 28 में, कि हमारे पास भाई हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ स्टेट फंड के द्वारा अगर चल रहा है तो 28 में देखा था। अब ये अपना लास्ट आर्टिकल है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हम लोग इसमें अलग अलग क्या पढ़ेंगे, जो 5 टाइप के रिट जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है उसके बारे में बात करता है। राइट टू मूव टू द कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस ऑर्डर्स रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो 5 टाइप की रिट्स वो इशू करता है। वो कौन कौन सी रिट्स हैं? सबसे पहला आता है आपका हैबियस कार्पस, फिर आता है आपका मेंडेमस, तीसरा है आपका प्रोहिबिशन, फिर आता है आपका सर्श्योररी, लास्ट है आपका क्यो वारंटो। तो ये 5 टाइप के रिट्स होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। ठीक है, इनमें ऐसा कुछ है नहीं, इतना डीप कभी पूछता नहीं है, यही कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में कि आपका हैबियस कॉर्पस मेंडेमस, आप इनके नाम को अच्छे से याद करिए, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और इनके नाम को ही मैक्सिमम पूछता है कि ये राइट्स किसके पास हैं। इनका अलग अलग राइट्स होता है, एक्चुअली ये इसका मतलब होता है हैबियस कॉर्पस की टू हैव द बॉडी, टू ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट। ठीक है, इसका मतलब जैसे मेंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, फिर आपका प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि टू फॉरबिड, सर्शरी का मतलब होता है टू सर्टिफाई, और इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इनके अलग अलग मीनिंग है, इतना डीप डाउन अपन को पढ़ना नहीं है, इतना कुछ देखना नहीं है, ये सारे रिट्स हैं, आप इनको नाम एक बार देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है एक्चुअली। कभी कोई जैसे आपका हैबियस कॉर्पस में हो गया कि मतलब बंदे को कोर्ट में पेश करना है, इससे रिलेटेड हो गया। मेंडेमस हो गया कि कमांड है जो कि इशू करता है कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के लिए, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, है ना।
परफॉर्म इज ऑफिशियल ड्यूटी इफ हैज फेल्ड और रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म, है ना। तो इट इज इशूड अगेंस्ट प्राइवेट, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये लिया जाता है। फिर ऐसे ही प्रोहिबिशन हो गया कि अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है लोअर कोर्ट को, एज व्हेन अ केस गोज बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, ठीक है। ऐसे ही सर्शियरी में हो जाता है कि ये इशू करता है हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को, है ना, ईदर टू ट्रांसफर द केस पेंडिंग विद द लोअर कोर्ट और कैंसल द ऑर्डर गिवन बाय द लोअर कोर्ट, ये सर्शियरी में हो जाता है। क्यू ओवर इन टू में ऐसे हो जाता है कि ये इशू करता है कोर्ट टू इंक्वायर द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए नहीं है, ये इतना कोई ज़रूरी में से नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, आर्टिकल 32 के अंदर ये आता है, ठीक है। ये देखिए, ये एक फ्लो चार्ट में मैंने दिखा दिया आपको कि कौन कौन से आर्टिकल्स, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि ये अवेलेबल्स हैं, नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स, और ये अवेलेबल हैं फंडामेंटल राइट्स टू ऑल, जो कि इंडियंस के लिए भी हैं प्लस एलियंस के लिए भी हैं ये आर्टिकल्स, ठीक है। फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 33, 34 और 35, फिर ये लेक्चर हमारा एंड होगा। 33 क्या बात करता है? 33 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट्री फोर्सेस एंड एयर फोर्सेस। तो ये आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 क्या बात करता है? आर्टिकल 34 बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट जब मार्शल लॉ इम्पोज होता है। मार्शल लॉ हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये एक्चुअली एक मिलिट्री रूल है, इट इज अ सिचुएशन, ठीक है। आर्टिकल 35 क्या बात करता है? आर्टिकल 35 बात करता है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट्स टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। एग्जाम्पल आप ले लो, आर्टिकल नंबर 17 सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो ये थे आपके पूरे 35 आर्टिकल्स। इधर हमने फंडामेंटल राइट्स देखा, ऊपर ऊपर से आपको सब कुछ देखना है, इतने कोई डीप डाउन इसके क्वेश्चंस पूछता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इधर डिस्कस करी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एक्चुअली इस क्लास में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं क्योंकि क्लास ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोग इसको देखिएगा, पढ़िएगा, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस ईजिली बन जाएं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लास्ट क्लासेस देखिए, उनमें अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं सारी चीज़ों को क्लियर करूँगी। अपने सजेशंस दीजिए, हमें क्या कैसे कुछ अपडेशन अगर करनी हो तो हम बिल्कुल करेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।